हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 13 नवंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में। साथ तक देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेज नंबर में बात की जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। तो यहाँ पे बात की गई है कि आत्मनिर्भर जो इन्होंने स्टार्ट किया था कोविड-19 के दौरान, उसका 3.0 वर्जन अभी निकल के आया है। तो यहाँ पे सरकार ने 2,65,000 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। इसके लिए 12 उपाय उन्होंने किए हैं। कुछ इनमें अलग अलग प्लान्स हैं जिसको लेकर के उन्होंने बात की है, तो उस पर हमको जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक बात की है, मूडीज इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, तो इसने बताया है कि अभी रेटिंग में सुधार हो रहा है भारत की इकोनॉमी को लेकर के। तो ये इंपॉर्टेंट बात की है इसने। अब ये मूडीज क्या होती है, आपने सुना होगा, यूनिवर्सिटीज कॉलेज की इनको रैंकिंग देने का काम होता है। कई सारे एरियाज होते हैं, कई सारे सेक्टर होते हैं। बैंकिंग में भी इनको रेटिंग देने का काम होता है, कौन सी बैंक अच्छा काम कर रही है। रेटिंग हर जगह दी जाती है, जैसे कि टीवी न्यूज़ चैनल्स का आपने सुना होगा। जो भी मीडिया है, टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं या फिर एंटरटेनमेंट के चैनल्स हैं, उनको भी रेटिंग दी जाती है। इसी प्रकार से किसी भी देश को रेटिंग की बात की जाती है तो उसके लिए भी एजेंसी है बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसमें एक है मूडीज, जिसने की रेटिंग दी है। तो पता होना चाहिए कि मूडीज क्या है। तो रेटिंग देना काम करती है ये अलग अलग देशों को पूरी दुनिया के अंदर। तो मूडीज ने यहाँ पे रेटिंग में भी सुधार की बात की है भारत को लेकर के। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं भारत की, उन्होंने ये घोषणा की है यहाँ पे अभी। तो कुछ उपाय बताए हैं, 12 दीप उम्मीदों के, ये आप बताया इन्होंने कुछ 12 सेक्टर्स की बात की है यहाँ पे इन्होंने, जिसमें राहत ये लोग देने जा रहे हैं कोविड-19 के दौरान। जो 3.0 वर्जन आत्मनिर्भर का लेके आए हैं ये, क्योंकि इसके तहत ये चाह रहे हैं कि अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत, और भारत में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को भी बढ़ाया जाए गुड्स को लेकर के। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, तो इनका आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा ये भी कुछ न्यूज़ है, तो ये आप देख लीजिएगा अपने एग्जाम के मतलब रेलिवेंट नहीं है ये न्यूज़। तो बस इतना ही इसमें। पेज नंबर पे एक और न्यूज़ है, ये बात की जा रही है हाईटेक पनडुब्बी वजीर की। तो ये जो वजीर है ये पनडुब्बी है, यानी कि सबमरीन है, इंग्लिश में इसको सबमरीन बोला जाता है। दो शब्द बता दूं सबसे पहले आपको हिंदी के। जलावतरण आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ये इसका सही फॉर्म में लिखा हुआ, इस तरीके से इसको लिखा जाता है, यानी कि एक प्रकार से इनॉग्रेट कर देना इसको, तो वो हो गया जलावतरण। दूसरा ये दुश्मन भी आप याद रखिएगा। इसमें क्या होता है दुश्मन में, इसमें कई बार ना यहाँ ये शाह जो है, इसके साथ में ये इस प्रकार से डंडा लगा दिया जाता है, जो छोटे आका जो हम बोलते हैं, सॉरी बड़ा हो जाता है मतलब ये। तो इस प्रकार से भी आपको शब्द शुद्धि के लिए आ जाते हैं प्रश्न। तो आपको पता होना दुश्मन सही कैसे लिखा जाता है। तो दुश्मन में यहाँ पे नहीं आता है कोई डंडा आका, तो केवल दुश्मन इस प्रकार से लिखा जाता है, जलावतरण ऐसे लिखा जाता है। अब हाईटेक पनडुब्बी है वजीर। यहाँ पे ये जो पनडुब्बी है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, 5वीं। ये स्कॉर्पियन एक सीरीज है जिसके तहत पनडुब्बियाँ विकसित की गई हैं। तो और कई सारी जो डेवलपमेंट किए गए नेवी के द्वारा। तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, 5वीं कौन सी, वजीर। ये याद रखिएगा, पूछा सकता है डायरेक्टली किस श्रेणी की पनडुब्बी है, वजीर। दूसरा मझगांव पोर्ट महाराष्ट्र के अंदर है, ये पता होना चाहिए, यहाँ से इसका जलावतरण किया गया है। और तीसरा है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में ये पनडुब्बी काम करेगी और मझगांव पोर्ट से इसका जलावतरण किया गया है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और भारतीय नौसेना के हेड जो उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस पनडुब्बी का जो डिज़ाइन जो डेवलप किया है वो किया है फ्रांस की ये कंपनी है, समुद्री रक्षा और ऊर्जा कंपनी DCNS ने किया है। तो ये इन्होंने इसका डिज़ाइन तैयार किया है। तो इम्पॉर्टेंट है ये सारी की सारी फैक्ट्स जो है यहाँ पे। देखते हैं आगे पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है ब्रह्मोस को लेकर के। भारत और फिलीपींस के बीच में अगले साल समझौता कुछ हो सकता है, यानी कि इसको सेल करने को लेकर इसकी डील हो सकती है भारत और फिलीपींस के बीच में। ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसका निर्माण भारत और रूस ने किया है, दोनों ने संयुक्त रूप से इसका निर्माण किया है ब्रह्मोस का। और इसे भारत इसे फिलीपींस के साथ मतलब एक रक्षा सौदा हो सकता है, भारत इसे सेल कर सकता है, कहने का मतलब ये है। तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ये क्रूज मिसाइल है या एक बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा प्रश्न ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल 2 नदियों के नाम पर निकल के आई है, जो ब्रह्मोस नाम है इसका, वो 2 नदियाँ कौन कौन सी हैं ये मेरे को बताइए। इतना बता सकता हूँ कि एक नदी भारत की है, दूसरी रशिया की है, रूस की है। तो उन दोनों के नाम बताइए, इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है बेहद ही खास, ये बात की जा रही है विश्व विख्यात सामर झील की। तो इसका अस्तित्व इसका खतरे में है। तो ये बात किसने बोली है,
CSIR का एक इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी। बहुत ही फेमस रहा है, कई बार चर्चा में रहता है नीरी। तो CSIR का है नीरी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, नागपुर में स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर नागपुर है, वहाँ पे है नीरी इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट ने, इस संस्थान ने रिसर्च की है इस झील के ऊपर, तो उन्होंने इसके अस्तित्व पे खतरा बताया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो सांबा लेक है, ये एक रामसर साइट भी है राजस्थान के अंदर। अब मेरे को ये बताइए कि दूसरी रामसर साइट कौन सी है, कमेंट बॉक्स में बताइए राजस्थान के अंदर, उसका नाम लिखिए मेरे को। अब ये जो सांबा झील है, कुछ दिनों पहले चर्चा में रही थी पक्षियों की मौत के कारण। वहाँ पर काफ़ी सारे पक्षियों की मौत हो गई थी, और उसमें कारण जो निकल के आया था वो था एवियन बॉटुलिज्म। ये आपको पता होना चाहिए कि किस कारण उनकी मौत हुई थी। तो एवियन बॉटुलिज्म उनकी मौत का कारण था, पक्षियों की मौत का जो कारण था। वहाँ पे तकरीबन 8-10 हज़ार पक्षी मर गए थे वहाँ पे। तो नीरी ने बताया है कि इसके जल स्तर में कमी हो रही है और आर्द्र भूमि और सॉल्ट प्लेन में वृद्धि हो रही है। इस कारण जो इसका अस्तित्व है वो संकट में है, ये जो सांबा लेक है, ये बताया नीरी ने अभी। ये एक इसमें प्रश्न है जो कि राजस्थान कांस्टेबल एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया था कि भारत के कुल नमक उत्पादन का सामर झील से, मात्र सामर झील से 9% प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। बहुत बड़ी बात हो जाती है, भारत के कुल उत्पादन का 9% नमक सामर झील से निकलता है, तो बहुत बड़ी बात है। कमेंट बॉक्स में जरा ये बताइए कि और कौन कौन सी झीलें जो खारे पानी की झीलें राजस्थान में, उनके नाम बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। पेज नंबर 5 पे बात की जा रही है। ये न्यूज़ है 7 राज्यों से जोड़ने वाला सेतु कोटा का केबल स्टे ब्रिज या हैंगिंग ब्रिज के नाम से मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, वर्चुअली डिजिटल इसका उद्घाटन किया था जब वो उदयपुर आए थे। तो यहाँ पे इससे संबंधी एक न्यूज़ कवर की गई है। तो ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना का भाग है। सबसे पहली बात तो ये है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ये। तो ये कॉरिडोर क्या करता है, 6 राज्यों को जोड़ने का काम करता है ये कॉरिडोर, यानी कि जो नाही का प्रोजेक्ट है सड़क निर्माण का, उसके तहत ये है। ये जो पूरा पश्चिम कॉरिडोर है, इसका मतलब है कि सड़क निर्माण ईस्ट से लेके पश्चिम को जोड़ना। तो यहाँ पे 6 राज्य कौन से देख लीजिए आप, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। तो पता होना चाहिए आपको इसके बारे में कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में कौन कौन से राज्य हैं। 6 राज्य हैं, ये आप देख सकते हैं, राजस्थान भी उनमें से एक शामिल है। अब ये जो बात की गई है कोटा की, इसलिए क्यों की गई है, ये एक नेशनल हाईवे की परियोजना है। राजस्थान में कोटा का हैंगिंग ब्रिज इसी का हिस्सा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, इसीलिए न्यूज़ ये कवर की गई है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि हैंगिंग ब्रिज जो है वो किस परियोजना का हिस्सा है। तो पूरा पश्चिम कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है 6 राज्यों को कवर करेगा, उसमें ये हैंगिंग ब्रिज भी शामिल है। ये आपको पता होना चाहिए। जरा ये बताइए कि राजस्थान में ये कोटा का जो हैंगिंग ब्रिज है, ये कौन सा नेशनल हाईवे है जिसपे कि ये आ रहा है, कनेक्ट हो रहा है। ये भी आपको पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा नंबर है नेशनल हाईवे का। ये आप देख सकते हैं, ये है पूरा पश्चिम कॉरिडोर और एक है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये मतलब कि गुजरात से, और पूरा असम तक ये जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए इसके बारे में आपको। पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है। ये क्या बात की जा रही है कि अमेरिका में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। जो बाइडेन वहाँ पे इलेक्शन में अभी जीत करके आ गए हैं। तो अब भारत की कूटनीति को लेकर के क्या धारणा रहेगी, क्या मतलब आगे के कदम रहेंगे, तो इस पर ये कुछ इन्होंने एक एडिटोरियल लिखा है यहाँ पे। तो इसमें ये क्या बता रहे हैं कि अब मतलब सबसे पहली बात आप ये देखिए कि कूटनीति ये एक अलग वर्ड है, आपने नाम सुना होगा राजनीति का। तो भारत के अंदर जो चीज़ें ये जो राजनेता करते हैं वो पूरी की पूरी राजनीति कहलाती है। लेकिन कूटनीति क्या होती है, इसके आसपास भारत के जो देश होते हैं उनके साथ कैसे संबंध रखने हैं, क्या किसके साथ डील रखनी है, उसको हम बोलते हैं कूटनीति। इंग्लिश में कहते हैं डिप्लोमेसी। आपको पता होगा डिप्लोमेसी से बनता है डिप्लोमेट्स, यानी कि जो हमने नाम सुने होंगे, हमारे अलग अलग देश में एम्बेसीज हैं, वहाँ पे एम्बेसडर बैठते हैं, वो डिप्लोमेट्स ही हमारे वो। तो इस प्रकार से इसका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए क्या होती हैं चीज़ें। अब क्या बात, हाँ एक और चीज़ मेरे को बताइए आप, क्वेश्चन में मेरा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए कि भारत की विदेश नीति का आधार कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का। ये मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि अब पाकिस्तान अच्छे संबंध बनाने के प्रयास करेगा अमेरिका से। रीज़न उसका क्या है कि अफगानिस्तान से अमेरिका को बाहर निकलना है, अपनी सेना को बाहर निकालना है। काफ़ी ज़्यादा धन, काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद किया अमेरिका ने। तो वहाँ से निकलने के लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान में समझौता कराया जाए, अफगानिस्तान सरकार और तालिबान का। उसके लिए पाकिस्तान का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। तो पाकिस्तान इस चीज़ का फ़ायदा ले सकता है, अमेरिका से मधुर संबंध बना सकता है, और कश्मीर वाला जो इशू है जो अभी 370 हटा दिया गया है, उस मुद्दे को भी वहाँ पे लेकर जा सकता है। तो बात की जा रही है कि भारत को एक
मतलब एक सशक्त कूटनीति बनानी पड़ेगी, एक अच्छा नेतृत्व तो देना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर के। हम अगर अच्छी अपनी कूटनीति लेके आते हैं, अच्छी डिप्लोमेसी हम लेके आते हैं, तो हम यहाँ पे मतलब अपना जो लेवल है एक, क्योंकि यूएसए तो पूरी दुनिया को मतलब अभी डील करेगा वो, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स निकल के आएंगे अभी। कारण उसका ये है कि ट्रंप जो थे वो अपने राष्ट्रवादी चीज़ों पे चल रहे थे, नेशनलिज्म पे चल रहे थे, प्रोटेक्शनिज्म की संरक्षणवादी नीतियों पे काम कर रहे थे। लेकिन बाइडेन फिर से दोबारा मतलब जो अमेरिका का रोल था वर्ल्ड लीडर बनने का, तो सबके साथ संबंध बनाना देशों के साथ, तो वो सारी की सारी चीज़ें चलेंगी। तो देखते हैं आने वाले समय में भारत किस प्रकार से इन चीज़ों को डील करता है, अपनी कूटनीति के लिए क्या कदम उठाता है भारत, क्योंकि पीएम मोदी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहते हैं इन चीज़ों को लेकर, विदेश यात्राएं करते रहते हैं, तो कई देशों से उनके अच्छे संबंध भी हैं। तो आने वाले समय में देखते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसको लेकर के यहाँ पे एक चर्चा की गई है ये, कि किस प्रकार से आगे कूटनीतिक संबंध रहेंगे और क्या नीति अपनाई जाएगी। पेज नंबर 6 पे भी एक एडिटोरियल है, बाइडेन और हैरिस की जोड़ी के बारे में बता रहे हैं कि वही जो मैंने आपको बताया था अभी, कि ट्रंप का जो नीति थी वो केवल संरक्षणवादी चीज़ों को ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे थे, कि अमेरिकन फर्स्ट वाली बात कर रहे थे, हमें किसी देश से मतलब नहीं है, बस अमेरिका के लिए सब कुछ करना है, तो ये सारी चीज़ें कर रहे थे वो। तो उससे बहुत ज़्यादा छवि को नुकसान हुआ है अमेरिका की। अमेरिका वर्ल्ड लीडर के तौर पे आता था, हर देश की सुनता था, सबको मदद करता था, तो उससे उसकी वैश्विक जो लोकप्रियता उसे बट्टा लगाया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाया गया अमेरिका के। क्योंकि आपको पता है अमेरिका, आप जहाँ भी आप सुनते हैं, अमेरिका हमेशा टॉप मोस्ट पोस्ट पर रहता है। कोई भी चीज़ होती है यहाँ पे छोटी छोटी, उसकी न्यूज़ तुरंत कवर की जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा पोजीशन लगता है दुनिया के अंदर, बहुत अच्छी इकोनॉमी है, सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी है इसकी। तो इसलिए इन्होंने क्या है, इसकी लोकप्रियता घटाने का काम किया डोनाल्ड ट्रंप ने। यहाँ पे कुछ बात की गई है, जैसे कि टीपीपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एक ट्रीटी थी, वहाँ से बाहर निकल गए डोनाल्ड ट्रंप साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी ये। इसके अलावा पेरिस जलवायु समझौता था, वहाँ से भी बाहर निकल गए ये। उसके अलावा डब्ल्यूएचओ से इन्होंने बोला कि ये डब्ल्यूएचओ सही काम नहीं कर रही, उससे बाहर निकल गए। यूएन मानवाधिकार परिषद है, वहाँ से बाहर निकलने की बात इन्होंने कर दी। ईरान परमाणु डील से बाहर निकल गए, जो कि ओबामा जी ने साइन की थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि आप किस प्रकार से चीज़ों को छोड़कर जा रहे हैं मतलब। तो अब आने वाले समय में देखा ये जाएगा, बाइडेन जो है वो अगेन उस जो पुरानी उनकी धारणा रही है यूएसए की, जो पुराना कॉन्सेप्ट रहा है कि वर्ल्ड लीडर बनना, दुनिया के साथ मिलकर के चलना, दुनिया के देशों के साथ मतलब उनकी समस्याओं को सॉल्व करना, ये पुरानी कॉन्सेप्ट रहा है यूएसए का। तो वो देखा जाएगा कि अब कैसे आगे चलते हैं, किस प्रकार से पॉलिसी को लेकर चलते हैं जो बाइडेन। तो ये सारी कुछ चर्चाएं यहाँ पे की गई हैं। तो ये एक एडिटोरियल लिखा हुआ है इन्होंने, विनय कोड़ा जी ने। आगे देखते हैं, पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है। ये बात की गई है, पहली बार देश में आर्थिक मंदी तकनीकी रूप से। इसका मतलब क्या है, अब बता रहे हैं कि जब से हम भारत आज़ाद हुआ है उसके बाद पहली बार आर्थिक मंदी देखी गई है तकनीकी रूप से। कारण उसका यह है, कोविड-19 के कारण, यदि कोविड-19 के कारण ये आर्थिक मंदी आई है, तो ये तर्क है, आरबीआई बताता है कि यदि 2 तिमाही में नेगेटिव ग्रोथ रहती है तो इसका मतलब वो तकनीकी रूप से आर्थिक मंदी कहलाती है, और ऐसा हो चुका है। 4 तिमाहियों के हिसाब से ये बताते हैं, पूरी साल का मतलब तीन के हिसाब से 3 into 4 करेंगे तो 12 महीने हो जाते हैं। तो ये तिमाही मतलब 3 महीने के आधार पर अपने डेटा को निकालते हैं, तो उसमें बताया है कि वृद्धि दर नेगेटिव आ जाती है, तो इसे मंदी कहा जाता है। तो इट मीन्स कि तकनीकी रूप से भारत में अब आर्थिक मंदी आ चुकी है, ये आरबीआई ने बात बताई है। तो इम्पोर्टेंट बन जाती है ये सारी की सारी चीज़ें हैं। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है भूमध्य सागर में लीबिया के तट पर नाव डूबी है सॉरी। ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। तो कुछ शरणार्थी थे उसमें, कुछ मर भी गए यहाँ पे। तो राजधानी देख लेते हैं लीबिया की, इसका नाम है त्रिपोली। अब मैं आपको इसका एक मैप भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लीबिया, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर एक देश है लीबिया, और ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये है मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर। ट्रिपोली इसकी कैपिटल हो गई। अब एक कंट्री यहाँ पे तुनीशिया, जहाँ से कि अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी तुनीशिया से, बहुत ही फेमस है अरब स्प्रिंग, आपने सुना होगा, कई बार चर्चाओं में नाम रहता है अरब स्प्रिंग का। तो अरब स्प्रिंग जो निकली थी वो तुनीशिया से ही निकली थी। तो इसके साथ में ही एक कंट्री है तुनीशिया, इसे मतलब एडजॉइन करती है, तुनीशिया कंट्री है। इधर इजिप्ट इसके हो जाता है। तो ऊपर इसके है मेडिटेरियन सी, जहाँ से कि ये कनेक्ट करता है सी से लीबिया। तो इसके बारे में बताया कि यहाँ पे नाव डूब गई थी। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अभी कुछ 1-2 दिन पहले 11 नवंबर को एक एग्जाम का परीक्षा परिणाम आ गया पुस्तकालय अध्यक्ष। तो मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं चर्चा कर लूँ
कि अगर किसी भी जो भी आप कैंडिडेट्स हैं, जो भी कुछ तैयारियां कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये एक बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है पुस्तकालय जो लाइब्रेरियन का जो फील्ड है अभी, इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज अभी आने लग गई हैं। तो अगर आपको लगता है तो इसमें कई सारे कोर्सेज हैं इसमें एक्चुअली। इसमें एक सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है और बीलिप भी है। सर्टिफिकेट कोर्स इसमें होता है 6 महीने का, डिप्लोमा और बीलिप होते हैं 1-1 साल के। सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा है 12वीं के बाद होता है और बीलिप इसमें ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो आप ये कर भी सकते हैं। वर्धमान महावीर जो यूनिवर्सिटी है, आप ओपन उससे कर सकते हैं इनको, यदि आप एक ऑप्शन अपने लिए तलाश रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसीज अभी आने लग गई हैं और ये केवल उन्हीं के लिए रहता है जिन्होंने ये इस प्रकार का कोई कोर्स किया हुआ है, वही इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यदि आपको लगता है कि इस प्रकार से आप भी तैयारी कर सकते हैं, तो पुस्तकालय अध्यक्ष या लाइब्रेरियन की फील्ड में राज्य के अंदर, केंद्र के अंदर कई सारी भर्तियां भी निकलती रहती है, तो वहाँ आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। तो इसके बारे में मुझे लग रहा था कि मैं आपके साथ चर्चा कर लूँ थोड़ी सी, क्योंकि अभी इसका परिणाम आके चुका है 11 नवंबर को, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रा सा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और आप मुझे सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।